ओके, तो न्यूज़ क्या है कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आपसी सहमति। यस, आपसी सहमति, मतलब ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। और इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हाल ही में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे समझेंगे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी BBIN मोटर व्हीकल प्रोजेक्ट था क्या या क्या है ना, एग्रीमेंट क्या है, और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हाल ही में MOU साइन किया गया है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो बैकग्राउंड क्या है कि 2014 में सार्क का एक सम्मेलन हुआ था थिम्पू में। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? हाँ, थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है। तो सार्क का समिट हुआ था 2014 में, जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, कितने सार्क कंट्रीज हैं अभी? 8 सार्क कंट्रीज हैं, ओके। तो जितने भी सार्क कंट्री हैं, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ओके, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो 2014 में सार्क का एक समिट हुआ था। उस समिट में एक एग्रीमेंट बनाया गया था कि जितने भी सार्क नेशन है उनको सारे को मिलाकर एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। इसका मकसद क्या होगा? मोटर व्हीकल्स को इन सारे सार्क कंट्रीज में आसानी से फ्रीली मूव किया जा सकता है ना, ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है मोटर व्हीकल के द्वारा। ऐसा एक एग्रीमेंट किया गया था, बट ये एग्रीमेंट फेल हो गया 2014 में, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पे अपोजिशन जाहिर किया। तो ऐसा नियम है कि सार्क का कोई कंट्री अगर उस पे अपोजिशन करता है तो वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान भी मेंबर है सार्क का 8 कंट्रीज में से। तो पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट पे को अपोज किया था और इसके कारण ये एग्रीमेंट फेल हो गया था। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट था कि सार्क के जितने नेशन हैं सब मिल के एक साथ यूनिफाइड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे, जिसमें कोई भी मेंबर दूसरे कंट्रीज में मोटर व्हीकल्स के आगमन को रोकेगा नहीं, ठीक है, उसको और आसान बनाया जाएगा, है ना। जैसे कि जितने भी कंट्री हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, तो अगर हम मोटर व्हीकल के थ्रू भूटान जाना चाहें, बांग्लादेश जाना चाहें, म्यांमार जाना चाहें, ठीक है, तो हम आसानी से वहां पे जा सकते हैं। तो ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया जा रहा था, बट वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपोज किया इसको। क्यों अपोज किया? उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उन्हें लगा कि भारत को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो इसलिए पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट को अपोज किया। और इसके एक साल बाद ही 15 जून 2015 को BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को साइन किया गया 4 कंट्रीज के द्वारा। कौन कौन थे वो? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इन्होंने मिलकर एक BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया, यानी आपस में मोटर व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन में ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया 2015 में, कहां पे? थिम्पू में, ठीक है। This project has objective of realizing the full potential of trade and people to people connectivity। देखिए जितने भी ये कंट्रीज हैं, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये कल्चरली लिंक्ड हैं और ये सारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। तो जो पीपल कांटेक्ट है ये इनके बीच में काफी ज्यादा है, इन कंट्रीज के बीच में, क्योंकि हम लोग कल्चरली लिंक्ड हैं। तो इसको और भी एफिशिएंट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को वो प्रमोट हो सके, है ना। एक देश से दूसरे देश में लोग जाएं, क्योंकि हम लोग कल्चरली लिंक्ड हैं। दूसरा कि जो ट्रेड है, ट्रेड हमारे बीच, ट्रेड की जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम अचीव कर पाए, क्योंकि ये चारों कंट्रीज क्या है? नेबर कंट्रीज है। और इंडिया का हमेशा इंडिया की नेबर फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया का, ठीक है, यानी नेबर को पहले प्रायोरिटी देना है, चाहे वो ट्रेड हो चाहे किसी तरह का रिलेशन हो, है ना।
तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था ये BBIN से ट्रेड भी प्रमोट होगा, साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा इन चार कंट्री में। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में इस प्रोजेक्ट को सेटबैक लगा। सेटबैक का मतलब धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि भूटान ने डिसाइड किया कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां की सांसद ने इसे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, भूटान का जो सांसद था उसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया। और रीजन क्या था? भूटान ने क्या रीजन दिया? भूटान ऑब्जेक्शन pertains to sustainability and environmental concern। आपको पता है कि भूटान एक हिमालयन नेशन है ना, हिमालयन नेशन है और एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है भूटान में, है ना, इसलिए वो हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर है ना। वो नेचर को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, नेचर को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो उसका कहना था कि अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो मोटर व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप होंगे, रोड बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि 30 रोड बनाने का इसमें लक्ष्य था कि 30 रोड बनाया जाएगा जो ये चारों कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर मोटर व्हीकल, है ना, जिसपे मोटर व्हीकल चलाया जा सकता है। तो भूटान का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, है ना, और इसीलिए वहां की सांसद ने, वहां के पार्लियामेंट ने भूटान इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और जिसके कारण 2017 में भूटान इससे बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद भी जो बचे 3 नेशन थे, भूटान अलग हो गया तो क्या बचा, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। इन तीनों ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को के साथ आगे बढ़ना है ना। भूटान अगर बाहर भी हो गया तब भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और इसी डायरेक्शन में अभी रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है तीनों कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गई क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो BBIN जो मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, खासकर हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। BBIN प्रोजेक्ट जो होगा उसके लिए हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले नेपाल, ठीक है, तो नेपाल हमारा कैसा नेशन है, फ्रेंडली नेशन है, फ्रेंडली नेबर है, जिसके साथ हमारा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है। 1950 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था नेपाल के साथ, ठीक है, और हमारा जो बॉर्डर है वो भी डिसाइड नहीं है ना, इंडिया नेपाल का बॉर्डर। और ऊपर से नेपाल क्या है, एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट क्या होता है, 2 बड़े स्टेट्स के बीच में एक छोटा स्टेट जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है, तो चाइना और इंडिया दोनों के लिए नेपाल एक काफी इंपॉर्टेंट नेशन है, इसलिए इसे बफर स्टेट बोला जाता है। तो उस लिहाज से भी नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेपाल के साथ हमारी कनेक्टिविटी अगर अच्छी होती है तो इससे इंडिया को काफी फायदा हो सकता है, स्ट्रेटेजिकली भी और ट्रेड के रूप में भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत सारे गुड्स नेपाल भेजा जाता है ना। तो नेपाल हो गया। फिर बांग्लादेश के साथ हमारा अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट होता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बीच में बांग्लादेश है और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, चिकन नेक के साथ, बहुत ही नैरो पैसेज के साथ जुड़ा हुआ है। और हाँ, सिलीगुड़ी पैसेज जिसे बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोला जाता है उसे। तो अगर बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट होता है तो हम नॉर्थ ईस्ट में आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इंडिया का फायदा होगा। तीसरा जो कंट्री है इंडिया है और भूटान इससे बाहर हो गया, है ना। तो भूटान से भी अगर कनेक्टिविटी होता तो ये भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद होता है। चाइना का जो फैक्टर है उसको हम रोक सकते थे कि अगर भूटान के साथ हमारी कनेक्टिविटी हमारे एग्रीमेंट है तो हमारे व्हीकल्स को तो वहां नहीं रोका जाएगा, लेकिन दूसरे कंट्रीज के व्हीकल्स को रोका जाएगा। लेकिन हमारे अगर एग्रीमेंट होगा तो हमारा व्हीकल्स जो मोटर व्हीकल्स होगा वो आसानी से आ जा सकता है, चाहे वो कोई कार्गो हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, है ना। तो इससे इंडिया को फायदा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली भूटान बाहर हो चुका है, बट अभी भी स्टिल दिस एग्रीमेंट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू बेनिफिट इंडिया इन वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसमें इंडिया और बांग्लादेश शामिल है। ओके, तो इस तरह से अगर एग्जामिनेशन में आता है आपको कि BBIN का क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वहां आपको समझाना होगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ओके, और कोई इसमें दिक्कत?
ये देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी दिन से पेंडिंग था, बहुत दिनों से। 2015 में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस पे फाइनल कंसेंसस नहीं बन पाया क्योंकि 17 में भूटान इससे बाहर हो गया और अभी जाके इस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाँ डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने ये डिसीजन लिया है कि इस प्रोजेक्ट में ये फाइनेंस करेगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें फाइनेंस करेगा। क्यों? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम है साउथ एशिया सब रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है साउथ एशिया सब रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम, यानी साउथ एशिया में सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन बढ़ाना। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। तो उसके तहत ही इसने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट को बीबीआई प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ताकि साउथ एशियन नेशन के बीच में रीजनल कोऑपरेशन बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है सपोर्ट करने का। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य क्या होता है? ट्रेड बढ़े। वर्ल्ड बैंक का मेन लक्ष्य होता है कि रीजनल लेवल पे रीजनल ट्रेड बढ़े। तो अगर बीबीआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या होगा? रीजनल ट्रेड बढ़ेगा। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करेगा। तो सर अभी भी इसका नाम बीबी हाँ, अभी भी बीबीआईएन ही है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ क्योंकि भूटान भले ही बाहर हो गया, हो सकता है बाद में आए हो, अभी तो आउट है ना, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। उनका अपना कंसर्न है एनवायरमेंट से रिलेटेड, है ना। ओके